विंड्स ऑफ चेंज के आज के एपिसोड या सेशन में हम प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे गौरवान्वित करने वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसे हम आज हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति के नाम से जानते हैं। पहले जब इस संस्कृति के कुछ बातें हमारे सामने आई तो हमने देखा कि ये सिंधु घाटी के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए हमने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। लेकिन बाद में इसका क्षेत्र इतना बड़ा होता चला गया कि ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के रेडियस में हमको मिलता है। इसके बाद हमने इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता रखा। यह बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारे देश में दो अन्य बड़ी सभ्यताओं, जिसमें एक इजिप्ट और दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये तीनों सभ्यता एक समकालीन सभ्यता थी, जिसका पता हमें यहाँ की मोहरें वहाँ मिल रही हैं, वहाँ की कुछ सामग्रियाँ यहाँ मिल रही हैं, वहाँ के जो लिखित सामग्री हमको मिली है मेसोपोटामिया में, उससे भी हमको पता चलता है कि वे लोग हमारी सभ्यता से भिन्न थे। उस काल में, जिस काल को हम पाषाण या ताम्र युग कहते हैं, उस वक्त भारत में दो विशेषताओं के साथ यह सभ्यता कायम थी। पहली विशेषता थी कि ये पाषाण और ताम्र युग से आगे की सभ्यता थी, जिसे हम कांस्य सभ्यता कहते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी खूबी इसकी थी कि उन लोगों ने एक शहरी सभ्यता बसाया था, जो न तो इजिप्ट में हमको मिलता है और न मेसोपोटामिया में। आम जन आज जिस टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, आज जिस तरह से वो टाउनशिप बसाते हैं, जितनी एमेनिटीज वो अपने टाउनशिप में देते हैं, उसकी झलक हड़प्पा के सभ्यता में हमको मिलता है। हमको अंग्रेजों का भी आभारी होना चाहिए, इसलिए कि ये सभ्यता और इसके जो विशेषताएं थीं और जिस काल खंड का ये सभ्यता था, इसकी जानकारी 1921 से पहले हमें बहुत भली भांति नहीं था। 1853 में एक कनिंघम को एक मोहर मिला था, जिसमें एक बैल और कुछ प्रतीक चिन्ह या लिपि में वो लिखा हुआ था। लेकिन उस वक्त लोगों को यह पता नहीं था कि ये किस सभ्यता से संबंधित है। हो सकता है इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सामग्रियां मिली हुई इस सभ्यता की, लेकिन उनका ज्ञान उस हद तक नहीं था, या वो कोई इंजीनियर उत्खनन करने वाले लोग नहीं थे, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे जो उसके महत्व को समझ पाते। एक कनिंघम ने भी 1853 में जब मोहर प्राप्त किया तो उसे भी यह पता नहीं लगा कि यह किस सभ्यता से संबंधित है। 1921 में दयाराम साहनी, जिन्होंने इसकी खोज भी किया, उन टीलों की खुदाई भी की और हमारे सामने हड़प्पा संस्कृति और सभ्यता का एक बेहतरीन जो है साइट हमको प्रदान किया। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, लेकिन चूंकि वो लीड में थे इसलिए हम उनका नाम लेते हैं। हमें ये जॉन सर मार्शल का भी आभारी होना चाहिए, जिनके पर्यवेक्षण में हड़प्पा ही नहीं मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। और हमें अपने उन पुरातत्ववादियों, जिसमें कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है आर डी बनर्जी का, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई
करवाया और 1931 में हमारे सामने मोहनजोदड़ो आया। उसमें मिली सामग्रियों से हमने पूरे इतिहास की रचना की, लेकिन चूंकि लिपि वहां थी जरूर, प्रतीकात्मक थी या सही माने में लिपि थी, क्या उसमें लिखा हुआ है ये आज तक आधिकारिक तौर पर नहीं पढ़ा जा सका है। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन विद्वानों ने उसको मान्यता अब तक नहीं दिया है। इसलिए कि जिस तरह से हम मेसोपोटामिया के लिटरेचर को पढ़ते हैं, जिस तरह हम इजिप्ट के लिटरेचर को पढ़ते हैं उस समय का, उस तरह से हड़प्पा के बारे में हम लिखित सोर्स से कुछ नहीं जान पाए हैं। जो भी हमारा है वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से प्राप्त हुआ शहर, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से प्राप्त हुई सामग्री, उसी से हम एक आइडिया फॉर्म करते हैं कि ये सभ्यता कैसी थी। मानी बात है कि जब शहर एक व्यवस्थित ढंग से हमारे सामने आता है और वहाँ सार्वजनिक चीज़ें भी बहुत सारी हमको दिखाई देती हैं, तो ये मानने में कोई एतराज़ नहीं हो सकता कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। और कांस्य का पाना जाना इस बात को भी प्रमाणित करता है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। और हमारी सामग्रियां मेसोपोटामिया में या मेसोपोटामिया के लिखित दस्तावेजों में हमारा रेफरेंस होना, इजिप्ट में हमारी सामग्री का पहुंचना और वहां की सामग्री का हम तक पहुंचना, इस बात को भी दर्शाता है कि हमारा उनके साथ व्यापारिक संबंध रहा था। कंटेम्पररी ये तीनों सभ्यता थी। एक तरफ भारत के पश्चिमी एरिया में, जिसे सिंधु घाटी कहते हैं हम, और उसके आसपास गंगा जमुना दोआब में, गुजरात में, हरियाणा में, इन सारे एरियो में ये सभ्यता के अब तक 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। और अनवरत जो काम औपनिवेशिक राज में हुआ था, अंग्रेजों के राज में हुआ था, जबकि ना तो हिंदुस्तान आज़ाद था ना पाकिस्तान बना था, लेकिन आज़ादी के बाद भी यह काम चलता जा रहा है। एक बहुत बड़ा साइट हमको राखी घड़ी का मिला है, जिस पर खुदाई अभी कुछ इस डिकेड में भी बहुत बृहद पैमाने पर हुआ है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारी जो ये सभ्यता थी, हड़प्पन सभ्यता, या जिसको पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। और अगर इसकी तुलना हम इजिप्ट या मेसोपोटामिया की सभ्यता से करते हैं तो उनका क्षेत्र इससे बहुत कम था। दूसरी चीज, जो शहरी योजना और शहर को व्यवस्थित ढंग से बनाना, ये बड़ा ही कमाल का आइडिया था, जहां हमको दिखाई पड़ता है कि सड़कें एकदम सीधी और चेस के तरह कटी हुई, एक उधर से बाएं, उत्तर से दक्षिण गया, एक पूरब से पश्चिम गया, और एक एंगल में वो सड़कें कटी हुई। अधिकतर शहरों में हम देखते हैं कि 2 मंजिला मकान या 1 मंजिला मकान भी है, तो वहां पर जलाशय भी है, वहां पर नाली का बेहतरीन इंतजाम है। मकान जो बने हुए हैं उसमें एक आध जगह छोड़ करके किसी का दरवाजा मेन रोड पर नहीं खुलता है, सब गली में खुलता है। और सबके स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे हैं। एक और विशेषता जो इस नगरीय सभ्यता का है वो ये कि जब इजिप्ट में कच्चे ईंट को धूप में सुखा करके बिल्डिंग बनाने के काम में लाया जा रहा था, और मेसोपोटामिया में बहुत कम पके ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, उस वक्त
हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पके ईंट का इस्तेमाल किया था। दूसरी जो सबसे बड़ी व्यवस्था उनकी थी वो एक स्नानागार की थी। घर के अंदर भी छोटे छोटे स्नानागार और एक सार्वजनिक स्नानागार भी जो है पाए गए हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि आज जिस तरह से तालाबों में नदियों में नहाने की एक परंपरा रही है सार्वजनिक रूप से, वो परंपरा वहीं से आई है। अगर हम उनके मोहरों को देखते हैं तो मोहरों से बड़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। उनके संस्कृति की जानकारी मिलती है, उनके रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है, उनके धर्म या धार्मिक आस्था जो उनकी थी उसकी जानकारी मिलती है। उनके पास कौन कौन से जानवर थे उसकी जानकारी मिलती है। और हम ये देखते हैं कि उस वक्त गाय का उतना नाम या गाय की तस्वीर नहीं मिलती, उसमें बैल और सांड की तस्वीर मिलती है। तो इससे ये पता चलता है कि उसके प्रति उनका रुझान कहीं ज्यादा था। दूसरी चीज, हमें वहां पर, चूंकि वो नदी के किनारे, एक नदी सिंधु घाटी के किनारे नहीं, कई नदियों, सिंधु घाटी के आसपास की जितनी नदियां थीं या गंगा जमुना दोआब के पास जितनी नदियां थीं, उन सब नदियों के किनारे चूंकि भूमि बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए वो अन्न उपजाने में बहुत माहिर थे। और उसके संरक्षण का भी, जिस तरह आज हम बड़े बड़े गोडाउन बना करके अन्न को रखते हैं, वैसे ही उस वक्त भी हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने बड़े बड़े ग्रैनरीज बनाए, जिसकी कल्पना आज करना मुश्किल है कि उस वक्त जब सभ्यता पनप रहा था, उस वक्त उन्होंने इस तरह का शहर, इस तरह का इंतजाम, इस तरह का सार्वजनिक स्नानागार ये कैसे बनाया था। और इन सब में उन्होंने पक्की ईंट का इस्तेमाल किया था, नालियों में पक्की ईंट का इस्तेमाल किया था, नालियों को ढकने का इंतजाम किया था। इवन शहर के हर चौक चौराहे और रास्ते पर उन्होंने लैंप पोस्ट तक लगाए हुए थे। उसके भी अवशेष हमको इन खंडरों में मिलता है। बहुत सारे ग्रैनरीज में हमको अन्न के दाने मिले हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वो कौन कौन से अन्न का इस्तेमाल भोजन के लिए किया करते थे। धार्मिक विषय, सांस्कृतिक विषय पर किसी और दिन हम बात करेंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक शहरी सभ्यता और कांस्य युग की सभ्यता और हमें गौरवान्वित करने वाले इस सभ्यता और इस विकास के बारे में है।